नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आईटीआई का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न एक दो आ ही जाते हैं। सारे एग्जाम की बात करें तो यहाँ से एक दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे लेक्चर को आप केवल ध्यान से सुनेंगे और ये जो मैं पॉइंट्स लिखा हूँ उस पॉइंट्स को केवल राइट डाउन कर लीजिएगा तो 2 से 3 नंबर सारे एग्जाम के लिए आपको कंफर्म हो गए। तो आप बेहद ही अच्छे से ध्यान देकर इस लेक्चर को सुनिएगा, काफी मजा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी वर्कशॉप में, या कह सकते हैं खुद का अगर आपका कोई व्यवसाय है उसमें अगर आप काम कर रहे हैं या करवाते हैं तो 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला, एक सेफ्टी मतलब सुरक्षा, चाहे वो खुद की सुरक्षा हो, चाहे आपके वर्कशॉप की सुरक्षा हो, चाहे उसमें लगे जो मशीनरी है उसकी सुरक्षा हो। ये सबको सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है, और आप एक कंपनी का जो मैनुअल होता है उसके अकॉर्डिंग आप सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सभी के स्वास्थ्य सही रहे तभी जाकर काम समय पे और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इन बातों को कैसे ध्यान में रखा जाता है, किस तरह से कंपनियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, किस तरह से वहाँ काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है, इन तमाम जानकारियों को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब इस ट्रायंगल से आप समझेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स है, सेफ्टी, वर्क और हेल्थ। किसी योग को उठाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम लोग गुड वर्क के बारे में बात करें कि गुड वर्क क्या होता है, गुड वर्क कैसे होता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक तीर का चिन्ह इधर से गया है, इसमें लिखा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आप सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादन क्षमता होगी, वो क्या होगा, बढ़ेगा गुड वर्क से। ठीक है, इसके अलावा गुड वर्क कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए तीर का चिन्ह इधर से गया है, किधर से गया है, हेल्थ के तरफ से गया है। मतलब रिड्यूस एब्सेंटेनेस, मतलब होता है ये कि अनुपस्थिति कम, अनुपस्थिति जो होता है कि कम होगा। बहुत सारे वर्कर होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जिससे वो लोग कंपनी नहीं जा पाते हैं, तो वो चीज़ें बचेगा। कैसे बचेगा, जब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे तो हेल्थ पर ध्यान देंगे तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो अनुपस्थिति कम होगा, मतलब डेली वो प्रेजेंट रहेंगे, काम करेंगे, तो आपका गुड वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेफ्टी पे। सेफ्टी पे देखिए, सेफ्टी रखने से क्या फायदे हैं। पहला कि काम करते समय एक्सीडेंट रिड्यूस होगा। काम करते समय क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाती है, मशीनें खराब हो जाती है, लेकिन अगर हम सेफ्टी के साथ काम करेंगे, सुरक्षा के साथ काम करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट का रेट कम होगा, और एक्सीडेंट का रेट कम होगा तो हम गुड वर्क कर पाएंगे। ठीक है, इधर से देखिए हेल्थ की तरफ से एक तीर का साइन इधर है, मतलब हेल्दियर वर्क फोर्स, सेफर वर्क प्लेस। अगर आपका जो कर्मचारी है, काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो वर्क स्पेस है, मतलब जहाँ पे काम की जा रही है, वो सुरक्षित रहेगा और काम बढ़िया से होगा। तो इस ट्रायंगल के माध्यम से आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए होंगे कि एक्चुअल में सेफ्टी और स्वास्थ्य कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स का, और पॉइंट्स में क्या लिखा गया है कि व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। क्या डिफिनेशन है कि ऐसा काम करने वाला जगह जहां पर स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। एक ऐसा जगह, व्यवसायिक सुरक्षा के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को कल्याण और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उसको हम व्यवसायिक सुरक्षा बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपके को-वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आप सेफ्टी के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो कंपनियों में काम कर रहे हो, या किसी इवेंट में काम कर रहे हो, या आपके साथ ही काम कर रहे हो। ठीक है, और तो फैमिली मेंबर का भी सुरक्षा आप प्रदान कर सकते हैं। एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर होते हैं इत्यादि, जो काम करने वाले जगह पे मौजूद हो, कोई भी हो, रिलेटिव भी हो, क्यों ना हो, जो आपके काम करने वाले जगह पर मौजूद हो, तो वहाँ पे अगर हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको वहाँ के काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं, वहाँ पे
कैसे बैठना है, कहाँ पे किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इत्यादि चीज़ों के बारे में अगर हम उनको बताते हैं तो मतलब उनको व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वर्क स्पेस सेफ्टी के बारे में, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पे हम डेली जाकर काम करते हैं, उसका सुरक्षा कैसे होगा, उसका सुरक्षा करने की दायित्व किसकी होती है, कौन करता है उसका सुरक्षा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स की बात करें, बिल्कुल ये निम्मी के जो किताब है ना उसी से ये नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको एज इट इज सेम यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी के मालिक को इंडस्ट्री के अंदर सुरक्षा संबंधित कानूनी निर्देशों का पालन करना चाहिए। कंपनी एक्ट 1948 के तहत सारी कंपनियों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है सुरक्षा के मानक क्या होना चाहिए। अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग सुरक्षा मानक है और सारे कंपनी उस निर्देश को पालन करती है। बहुत सारी कंपनियां इग्नोर कर देती है, उस सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो आगे जाकर देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ब्लास्ट हो जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो सुरक्षा का मानक है उसको पालन नहीं कर रहा था। टैक्स मतलब सरकार के नज़रों से पैसे बचाने के लिए वो जैसे तैसे कंपनी चला रहा था, इसी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो कंपनी के मालिक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो सुरक्षा का मानक है, जो सुरक्षा का निर्देश है, उसको पालन करना चाहिए आपके वर्क स्पेस पे, ठीक है, जिससे वहाँ पे होने वाले दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षा निर्देश होता है, उनके भी सुरक्षा मानक होते हैं, उनको भी अपने सुरक्षा मैनुअल के अनुसार काम करना चाहिए, तो हम वर्क स्पेस को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है? अगर आप बीमार रहेंगे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं और कंपनी जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वहाँ मन नहीं लगेगा, काम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, लेजीपन आ जाएगी और एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए एक आदमी को स्वस्थ होना काफ़ी जरूरी है और उस स्वस्थ को ध्यान रखना कंपनी के अनुसार वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। जैसे आप राइट डाउन कीजिएगा कि काम के दौरान अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए काम करने वाले जगह पर स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचना चाहिए। आप स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं कर पाइएगा, सीधा फंडा है। इसलिए जहां भी आप काम कर रहे हैं, जहां भी आपको काम करने के लिए साइन किया गया है, तो वहां पे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि अनबने ढंग से काम कर रहे हैं, सुरक्षा संबंधी जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाइएगा, आप किसी हादसे का शिकार हो जाइएगा, तो आप अस्वस्थ हो जाइएगा, आप बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित हो जाइएगा और जिसके कारण आप काम नहीं कर पाएंगे। और काम नहीं करेंगे तो कंपनी का नुकसान है कि कंपनी का उत्पादन क्षमता घटेगा और आपकी सैलरी कटेगी, आप घर बैठ जाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर आप सुरक्षा और स्वास्थ्य का पालन करते हैं तो कंपनी भी ग्रोथ करेगा और आपका भी ग्रोथ निश्चित है। इसलिए आप कभी भी ये सोचकर सुरक्षा का इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे क्या मतलब बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है। दूसरा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर हम सभी उस पर होने वाले खर्च से बच सकते हैं। मान लीजिए ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ होता है, मतलब व्यावसायिक जो स्वास्थ्य होता है, वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस से भी जुड़ा है। मान लीजिए कंपनी में आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, देखिए यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है, जो इनिशियल खर्च है वो कंपनी आपको अस्पताल तक पहुंचा देगी, दवा ववा करा देगी, लेकिन इसके बाद आप जब घर पहुंचिएगा तो वहाँ भी आपका फाइनेंस खराब होगा, मतलब पैसे डॉक्टर को देने होंगे, आप घर बैठिएगा, आप में लोग इंगेज हो जाएंगे और सोचिए कितना फैमिली का डिस्टर्बेंस होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ना सुरक्षा जो मानक है उसका पालन नहीं किया, उसकी वजह से आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अस्वस्थ हो गए और अब आपका पैसा भी खर्च हो रहा है। तो अगर आप सुरक्षा मानक को ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे। आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 2 सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? मजदूरों के लिए। जो मजदूरों के बारे में सोचता है वो पहला है WHO। ये तो सभी के बारे में सोचता है, लेकिन खासकर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनके बारे में WHO काफ़ी सोचता है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये UNO के एक पार्ट है और ये केवल और केवल स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे ध्यान देता है।
दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करता है कि जो लेबर लोग हैं, जो टेक्नीशियन लोग हैं, इनके काम करने के तरीके, इनके स्वास्थ्य संबंधी तरीके, इनके सुरक्षा संबंधी तरीके, इनके वेतन, सैलरी, कंपनियों के रूल्स रेगुलेशन, सबको देख रेख करता है और अपने तरफ से निर्देश जारी करता है। तो क्या हुआ था कि ज्वाइंट मीटिंग हुआ था किसका, ILO का और WHO का। एक कमेटी बनी थी, दोनों का ज्वाइंट कमेटी, और ये मीटिंग हुआ था 1995 में, ठीक है। और इस मीटिंग के तहत 3 चीज़ों पर फोकस किया गया था, 3 चीज़ों पर फोकस किया गया था, जिसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में 3 चीज़ें इन्होंने बताया था और इसको बोला था कि सभी लोगों को पालन करना चाहिए। ये जो संस्था है इंडिपेंडेंट है, किसी को ये फोर्स नहीं करती है, लेकिन ये जरूर निर्देश करती है कि आपको इन 3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। अब इन 3 चीज़ों में क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, कामगारों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना। ये ILO और WHO बोलता है कि जो कामगार हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को हमेशा मेंटेन करना होगा आपको, जिससे क्या होगा, आपका उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। और कोशिश ये करना है कि उनका स्वास्थ्य को अगर आप डेवलप करेंगे तो उनके काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा। तो खास तौर पे उनके कार्य क्षमता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उनके स्वास्थ्य को देख रेख कीजिए, तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। ये इनका निर्देश था, ठीक है। दूसरा, कार्यस्थल के वातावरण और कार्य को स्वास्थ्य और सुरक्षा के अनुकूल बनाना है। जो भी कार्यस्थल है, मान लीजिए ऐसा फैक्ट्री है जहां पे गैस कटिंग हो रही है, और गैस कटिंग होते समय बहुत सारे जहरीले गैसेस निकलती है, उससे उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में, बहुत दिनों बाद आदमी बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो आपका कार्यस्थल है जहाँ पे गैस कटिंग की जा रही है, जहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आदमी इफेक्टेड हो सकता है, तो उसको उस ढंग से वहाँ पे वर्कशॉप को डेवलप, तो आप अपने वर्कशॉप को इस तरह से डेवलप करें कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो उस काम से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पे प्रभाव न पड़े। नहीं तो आप इग्नोर कीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपका वर्कर बीमार पड़ेंगे, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए आपका जो कार्यस्थल है वो स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उसके अनुकूल बनाना होगा। ये WHO और ILO का निर्देश था। दूसरा हो गया, तीसरा, कार्य संगठन को कार्य संस्कृति के अनुसार मददगार बनाना, जिससे सुरक्षा और स्वास्थ्य हमें सामाजिक तौर पर मदद करे और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। ये बोला तीसरा पॉइंट्स में कि हमें जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम हम करने जा रहे हैं या जो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जहां पे भी हम इस चीज को करते हैं, तो सामाजिक तौर पे आपको सहयोग होना काफी जरूरी है। आप लोगों को याद होगा बंगाल में जो नैनो कार का प्लांट लगाया जा रहा था, लेकिन वहां के किसान ने बहुत भारी विरोध किया, तो नैनो प्लांट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां जो कंपनी लगाई जा रही थी वहां के लोगों के अनुकूल नहीं था। वो किसान थे, किसानों के जमीनों को एक्वायर कर लिया गया था जहां पे खेती की जाती थी, जिसके वजह से किसानों ने भड़क गए और किसान आंदोलन कर दिए कि हम लोग भूखमरी आ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग तो खेतों में काम करके फसल को उपजा के खाते हैं। ठीक था, उनका मांग जायज़ था या नाजायज़ था, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ के संस्कृति, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके अनुकूल वो नहीं था, इसलिए प्रोटेक्ट हुआ, बहुत सारे किसान मारे गए। अंततः उस कंपनी को गुजरात में शिफ्ट होना पड़ा। जैसे आप दारू की फैक्ट्री लगा रहे हैं कहीं पे, वाइन्स का, और वहाँ पर स्कूल कॉलेज है आसपास, वहाँ पे सोसाइटी है, तो उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आप अपने फैक्ट्री, अपने वर्कशॉप, अपने कर्मचारी को ऐसे जगह पे लगाएं, ऐसे जगह पे काम करने के दें जो उनके अनुकूल हो और आसपास के इन्वायरमेंट भी आपको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स WHO और ILO ने अपने निर्देश में जारी किए थे, जो आपके निमी के बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे किस तरह के खतरों से सामना करना पड़ेगा। तो हमारे जो निमी का किताब है, इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के खतरों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो खतरे हैं, कुछ खतरे आपको दिखाई देंगे, कुछ खतरे आपको दिखाई नहीं देंगे। और ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट
हमने सेफ्टी में पढ़ाया है पिछले चैप्टर में कि एक्सीडेंट होता क्या है। एक्सीडेंट क्या होता है? अनियंत्रित होता है, उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है और वो पहले मालूम भी नहीं चलता है एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो क्या आपको पता होता है कि एक्सीडेंट होने वाला है? ये भी नहीं पता होता है। मतलब आपको हमेशा सतर्क रहना होगा कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो आइए ये 3 तरह के खतरे हैं उसके बारे में पहले समझते हैं। पहला जो खतरा है आपके सामने, केमिकल हैजार्ड्स, रासायनिक खतरे। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे तरह के पेंट्स, ऑयल, गैसेस इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है और सारे कहीं ना कहीं थोड़ा ही बहुत लेकिन जहरीली और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इनसे बचना होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन करने के लिए मैं पॉइंट्स इसलिए लिखवाता हूँ, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी है, लेकिन लिखवा इसलिए देता हूँ कभी आप नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे कभी तो आपको याद रहेगा। क्योंकि जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में तो आएगा लेकिन आप कुछ दिनों बाद भूल जाइएगा। तो रिवीजन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे इन विच बॉडी ऑब्जर्व्स टॉक्सिस। अब क्या होता है कि जो वहाँ पे जहरीले, जो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियों को आपको दे सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो बॉडी क्या करता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। मान लीजिए आप वेल्डिंग शॉप में हैं, वेल्डिंग किया जा रहा है, वहाँ पे जो वेल्डिंग से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें बहुत सारे जहरीले गैसेस होते हैं, वो आपके अंदर, आप श्वास के थ्रू आपका अंदर लेंगे, उससे आपका इफेक्ट होगा। इसके अलावा एंडिंग करते समय पैराबैंगनी किरणें निकलती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम है स्किन को। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्री होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, उस जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जहरीले होते हैं और वो आपके बॉडी उससे मैच नहीं करता और उससे भी आप प्रभावित हो जाते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो चलिए इस पॉइंट को लिखेंगे आप कि वर्तमान समय में उद्योगों में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। सही बात है, उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में इनकी आवश्यकता होती है। इन रसायनों का श्रमिकों के शरीर पर बाह्य एवं आंतरिक दुष्प्रभाव पड़ता है। ये उनकी त्वचा, श्वसन तंत्र, फेफड़ों, आंखों एवं पाचन तंत्र इत्यादि को प्रभावित करता है, जिससे कारण कुछ समय बाद वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ केमिकल का इफेक्ट आपको बाहरी शरीर पर पड़ता है, कुछ का आंतरिक शरीर पर पड़ता है। जैसे आप जहरीले गैस से अगर आपके श्वास के द्वारा अंदर जा रहे हैं तो आपके फेफड़े, लंग्स वगैरह खराब हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरह आपके जो बॉडी है उसके टच में आता है तो आपके बाहरी जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कैंसर की समस्याएं बढ़ जाती है, इत्यादि चीज़ें होती हैं। और इसमें जो खासकर है कि रसायनों की गंध भी अनेक श्रमिकों एवं कर्मचारियों को एलर्जी रोग से ग्रसित करता है। बहुत सारे की जो बॉडी होती है ना, वो किसी न किसी से एलर्जी होती है उसको। तो एलर्जी जैसे किसी को धूप से होता है, किसी को गैसेस से होते हैं, किसी को फ्रेश हवा ना मिले उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है। तो तमाम तरह के एलर्जी हैं बॉडी में। आपका बॉडी अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप वहाँ पे अस्वस्थ हो जाइएगा। तो खासकर जो रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ तो काफ़ी प्रॉब्लम झेलने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्रम स्वास्थ्य खतरे क्या है? देखिए आप थके हुए हैं, आपको काम करने का मन नहीं है, आपको एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, आपको इस तरह से खड़ा होना है, इस तरह से बॉडी का पोजीशन है कि आप उस पोजीशन में आपको असहनीय दर्द हो रहा है। इन तमाम तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं इससे भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। और अब देखिए दूसरा क्या है, फिजिकल हैजार्ड्स, मतलब भौतिक खतरे। भौतिक खतरे का मतलब कि जो आपके सामने दुर्घटित होता है, जैसे अत्यधिक शोर हो रहा हो, कंपनी में कंपन हो रही हो, या विकिरण प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, अत्यधिक गर्म स्थान हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, इत्यादि जगहों पे काम करने से फिजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, मतलब भौतिक खतरे हो सकते हैं। मान लीजिए इतना साउंड आ रहा है कि आपके कान के चदरे फट गए, ये प्रॉब्लम है। इतना विकिरण प्रभावित क्षेत्र है कि आप गए तो आपका स्किन में जलन शुरू हो गया। आप ऐसा जगह काम करें जहाँ पर बहुत अत्यधिक गर्मी है, आपका शरीर जल जाएगा। इतने ठंड जगह पर काम कर रहे हैं कि आपका पैर गल सकता है, पैर खराब हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो जो फिजिकल हैजार्ड्स के संभावित खतरे हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं हम अपने वर्कशॉप को डेवलप करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 तरह के खतरे देखें। एक तो केमिकल देखें, रासायनिक खतरे, दूसरा श्रम स्वास्थ्य खतरे और तीसरा भौतिक खतरे। ये 3 तरह के खतरे के बारे में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा
इसके अलावा भी बहुत सारे खतरे होते हैं जिससे आपको सावधान रहना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो खतरे उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी दी हैं, जैसे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैविक खतरे। ये जैविक खतरे क्या है, तो आइए समझते हैं। पहला देखिए, विभिन्न उद्योगों, संस्थानों एवं कार्यशालाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जैविक संक्रमण का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे जो जैविक उत्पाद होते हैं, केमिकल्स से जो बनाए जाते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। और उससे क्या होगा कि फ्यूचर में बहुत दिनों बाद आपके बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां पकड़ लेगी, एलर्जी आ जाएगा, आपके अस्थमा हो जाएंगे, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, फेफड़े काम नहीं करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे बीमारियों आपको जकड़ लेगी। तो दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप लोग, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। इसका प्रभाव जैसे जैव उद्योगों, जैसे बायोलॉजिकल जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो काम करते हैं, कृषि उत्पाद में जो काम करते हैं, जो पशु उत्पाद में काम करते हैं, या जो रासायनिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह के फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइकोसोशियल हैजार्ड्स, मनोसामाजिक खतरे। ये क्या होते हैं मनोसामाजिक, तो मनोसामाजिक क्या खतरे, जैसे आप देखिए काम के अधिक घंटे, आपसे काम 8 घंटे बोल के 12 घंटे कराए जा रहे हैं, 10 घंटे कराए जा रहे हैं, उससे आपको मनोसोशियल मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कहीं आसपास हो नहीं रहा, केवल मुझसे कराया जाता है, तो इससे मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होना शुरू हो जाते हैं। तो मोनोसोशियल बोलते हैं इसको, मतलब समाज में ऐसा अलाउड नहीं है लेकिन आपसे कराया जा रहा है, तो आपके जो मनोविज्ञान है ना, जो आप सोचते हैं ना, वो आपको प्रभावित करेगा। मान लीजिए 8 घंटा हो गया, 8 घंटे के बाद जैसे काम आप आगे कर रहे हैं कंटिन्यू, आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी कि हमसे बेवजह रोका जा रहा है, काम कराया जा रहा है, आप इससे ना प्रभावित हो जाएगा और काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये एक खतरा ही है। दूसरा है कार्य के संबंध में बार बार यात्राएं करना। एक बार तो ठीक है, लेकिन बार बार आपको कार्यस्थल से बहुत दूर जाना पड़ रहा है, किसी काम के लिए आपके बॉस भेज दे रहे हैं, इससे भी आप डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। साथी कर्मियों का अनुचित व्यवहार, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं आपसे हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको चिढ़ाते बहुत ज़्यादा है, खासकर ये लड़कियों के साथ काफ़ी समस्या है, किसी ऑफिस वगैरह कहीं भी काम करती है तो बहुत सारे बुरी नज़र वाले लोग भी होते हैं, उनसे उनका सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, तो इस तरह का भी आपके जो सोच है उस पर प्रभाव डालता है और उसके कारण आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते अच्छे से, ये आपकी एफिशिएंसी को डाउन करता है। काम से संतुष्ट ना होना, जो काम आपको दिया गया है शायद वो काम से आप बोरियत महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उससे भी ये खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रबंधक और मालिक से वैचारिक मतभेद, किसी चीज़ को लेकर आपको वैचारिक मतभेद है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको बोला काम ऐसे करना है, ऐसे काम नहीं करना है, और आपको लगता है कि नहीं वैसे नहीं ऐसे करेंगे तो जल्दी काम होगा, लेकिन वो मालिक जो है आपका जो बॉस है, जो आपका डायरेक्टर है, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है। इससे क्या होगा कि आपको खींच बढ़ेगा, हमेशा गुस्से में रहेंगे कि हम ऐसे कर तो जल्दी हो जाता, लेकिन वो आपको करने नहीं देगा, ठीक है। कार्यस्थल से असंतुष्ट, जो कार्यस्थल है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो उससे आप संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए कि जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, आने जाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, पैदल बहुत ज़्यादा चलना होता है, रास्ते में पानी है, कीचड़ है, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव लोग मिल जाते हैं आपको, तो उस कार्यस्थल से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये भी आपको एक खतरे का कारण बन सकता है। इसके अलावा वेतन कम और समय पर न मिलना, काम खूब कर रहे हैं, 12 घंटे काम कराया जा रहा है आपसे, आपको छुट्टी नहीं दी जा रही है और वेतन के समय वेतन लेट से मिलता है या कह सकते हैं कम मिलता है, तो ये भी एक खतरे का कारण बन सकता है। इससे क्या होता है ना कि आपके थॉट जो होता है ना उस कंपनी के प्रति बदल जाता है और जिसके कारण आप काम करने में कोताही बरतते हैं और एक्सीडेंट का संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। विब्रोकास्टिक खतरे, विब्रोकास्टिक खतरे क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वाइब्रेशन सुने होंगे, वाइब्रेशन मतलब ध्वनि जो वाइब्रेट करता हो, उसी से रिलेटेड ये है। ध्वनि से होने वाले खतरे को विब्रोकास्टिक कहा जाता है, जो ध्वनि से उत्पन्न करता है। और साउंड जो होता है ना, ध्वनि मतलब साउंड इतना खतरनाक चीज़ है कि अगर किसके सामने बहुत ज़्यादा हैवी साउंड छोड़ दीजिएगा तो उसकी मृत्यु हो जा सकती है। तो साउंड बहुत शक्तिशाली होता है, अगर हैवी साउंड, अगर यहाँ पर जहाँ पे स्टूडियो है, जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हैवी साउंड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो दीवारें हैं, बोर्ड है, सब फट जाएंगे। आप रोबोट को भी देखे होंगे,
उसमें जो चीटी है जाता है बगल में जो गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे पढ़ाई लड़कियाँ पढ़ती रहती है, और बगल में कुछ जो लफुए टाइप के लोग हैं वो साउंड मतलब गाने बजाते हैं। तो क्या होता है कि चीटी को ऐश्वर्या राय भेजती है कि आप उस साउंड को बंद कर दो। वो वहाँ पर जाता है, उन लोगों को नॉर्मली समझाता है कि आप साउंड को बंद कर दीजिए, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, डिस्टर्ब हो रही है। वो लोग नहीं बंद करते हैं। तो चीटी क्या करता है, उनके वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है, मतलब 100 से भी प्लस में ले जाता है, 200-300% वॉल्यूम को बढ़ा देता है। उससे अचानक से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, सारे सिस्टम फट जाते हैं। तो क्यों फटते हैं? उस साउंड के प्रभाव से फटते हैं। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो विब्रोकास्टिक खतरे हैं, इससे क्या होगा कि आपके एक कान की आपकी एक क्षमता होती है, और अगर कान को आप नॉर्मल साउंड दीजिएगा तो हमेशा सही रहेगा, और कान को आप धीमा साउंड दीजिएगा तो ये धीमा सुनने का आदी हो जाएगा, तेज साउंड इसको सुनाई नहीं देगा। और कान को हमेशा तेज साउंड सुनने का आदत पड़ गया तो धीरे धीरे वाला साउंड इसको सुनाई नहीं देगा। तो ये एक खतरा है और उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल हेडास, यांत्रिक खतरे। यांत्रिक खतरे में जैसे प्रत्येक व्यवसाय में मशीन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इन यंत्रों से होने वाले खतरे को मैकेनिकल खतरे बोलते हैं। जैसे मशीन है, मशीन घूम रहा है, उसके घूमते घूमते उसके पार्ट्स टूट गए, बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं क्रैक कर गए, बहुत सारे जो पार्ट्स से काम करना बंद कर दिए, वाइब्रेशन हो गया, या कह सकते हैं आपका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो आवाज़ आने लगा, क्रशिंग होने लगा, उससे भी खतरा हमें उत्पन्न हो सकता है। तो उसको हम लोग मैकेनिकल खतरे में बोलते हैं। जो मशीन से जो भी चीज़ें डिस्टर्ब होती है उसको हम लोग मैकेनिकल खतरे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हेडाज, विद्युत खतरे, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ठीक है। कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के विद्युतीय खतरे हो सकते हैं, जैसे इन खतरों में विद्युतीय ऊर्जा के समस्त रूप से होने वाले खतरे शामिल है। विद्युत ऊर्जा से जो भी चीज़ें होता है उसको इलेक्ट्रिकल खतरे में आपको रख सकते हैं। जैसे किसी को बिजली का झटका लग गया या बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ये सब विद्युत खतरे में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कटे हुए बिजली के तार से भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे गए आप, बिजली का तार काटा हुआ, आप छू दिए उसको, आप मर सकते हैं या आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। सफाई में पानी का प्रयोग कर रहे हैं, सफाई में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे वहाँ पानी का प्रयोग करेंगे, उससे भी आपको झटके लग सकते हैं। इसके अलावा खुले में छोड़े गए आउटलेट, इनलेट आउटलेट होता है, जो आउटलेट है वो खुला में छोड़ा गया, ऐसे कोई गया उसमें उंगली लगा दिया, किसी तरह के मेटल्स के टुकड़े उसमें फंस गए, जिससे आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। खराब उपकरण खराब है और उसमें आप विद्युत का सप्लाई कर दिए, ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह के जो खतरे हैं वो हमको इलेक्ट्रिकल खतरे में इसको काउंट करते हैं। इसके अलावा थर्मल हेडास, विकिरण खतरे। तो विकिरण खतरे में कौन कौन से आते हैं? तो विकिरण खतरे कैसे, एक्सरे हो गया, पैरावैग्निक किरण हो गया, नॉन ऑनाइजिंग विकिरण हो गए, इंफ्रारेड विकिरण हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे थर्मल हेजार्ड से विकिरण खतरे होते हैं। तो ये तमाम खतरे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा इसमें, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दुर्घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं, आइए हम समझेंगे कि काउज ऑफ एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं। और इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक कारण नहीं होता दुर्घटना का, कोई भी दुर्घटना होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आइए सारे कारणों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तकनीकी कारण, टेक्निकल काउज क्या हो सकता है। तो टेक्निकल काउज में क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स देखिए। मशीनों की खराबी, या तो आपका मशीन खराब होगा या उसका रख रखाव खराब है, मशीन को आप रख रखाव कर रहे हैं वो खराब हो सकता है। मशीनों की उचित घेराबंदी का अभाव, बहुत सारे फैक्ट्रियों में देखे होंगे कि जो मशीन का नॉर्म्स है कि 4x6 स्पेस होना चाहिए मशीन को रखने के लिए, वो 4x4 में एडजस्ट कर देगा। जो वर्कर को खड़ा होने वाला जगह है उसको कम कर देगा। तो उससे क्या होगा, आप मूव अच्छा से नहीं कर पाइएगा, मूव कीजिएगा कहीं ना कहीं आपका बॉडी का पार्ट मशीन से टच करेगा, उससे भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो उचित घेराबंदी नहीं रहेगा उससे भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अति भीड़ भाड़, वर्कशॉप में 10 लोगों का स्पेस है, उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा, उससे भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। से कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। कौन सा कारण? टेक्निकल काउज। ये टेक्निकल काउज है कि आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा व्यक्तिगत कारण, पर्सनल काउज। पर्सनल काउज क्या होता है? जैसे अनुचित भर्ती, मान लीजिए आप सैलरी बचाने के चक्कर में
वैसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं उस काम को करने के लिए, तो क्या हो गया, अनुचित भर्ती हो गया। ठीक है। हस्तांतरण में असावधानी, अब किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसका वो जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे वो संतुष्ट है, आप उसको वैसा जगह भेज रहे हैं जो अपने फैमिली से अपने परिवार से बहुत दूर चला गया और वो पूरे दिन काम करते समय प्रेशराइज रहेगा, घर से बहुत सारे कॉल्स आएंगे उसको, कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो आपको काम को छोड़कर जा सकता है। इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि उसका माइंड सही नहीं रहेगा। ठीक है। उपेक्षा, किसी वर्कर को आप उपेक्षा कर रहे हैं, व्यक्तिगत कारण ये होता है ना कि सामने वाला बॉस है आपको उपेक्षा कर रहा है, किसी को बहुत सराहना मिल रही है, किसी को बहुत सारा रिवार्ड मिल रहा है और आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप काम अच्छा भी करें तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती है। अपर्याप्त पर्यवेक्षण, वहाँ पे जो सुपरवाइजर होता है तो सुपरवाइजर पता चला कि सो रहा है, वो देख नहीं रहा है, तो सुपरवाइजर का मतलब कि पूरे जो काम का शिफ्ट है उस शिफ्ट में चीज़ों को मैनेज करता रहे, देखता रहे, मतलब कह सकते हैं कि उसको मॉनिटरिंग करता रहे, और मॉनिटरिंग नहीं करने से भी दुर्घटनाएं हो जाती है। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, देखने वाला कोई नहीं हो तो और गलत हो जाता है। ठीक है। इत्यादि से दुर्घटनाएं हो सकता है और होता ही रहता है। ठीक है। तो ये पर्सनल काउज है। दूसरा मनोवैज्ञानिक खतरा, साइकोलॉजिकल काउज। इसमें क्या होता है कि दुर्घटनाएं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होती है, जिसमें कर्मगारों का मनोबल उच्च न होना, उनकी उचित सलाह न मिला इत्यादि। मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो देखिए काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर किसी को कोई काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये काम करने से हमारा इंसल्ट हो रहा है या हम नहीं करेंगे, मेरे पर्सनालिटी को ये शोभा नहीं देता है, तो उसको आप थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा उसको, या जो काम कर रहा है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर तो उसको उचित सलाह दीजिए, काम कैसे करना है, उसको मोटिवेट रखिए। आदमी को अगर मोटिवेट रखिएगा वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करके देगा। तो ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, मनोविज्ञान इसको बोलते हैं कि किसी आदमी के थिंकिंग जो लेवल है उसको डेवलप करना, उसके सोचने के तरीके को चेंज करना, जिससे क्या होगा, वो काम अच्छा करके देगा, और अच्छा करके देगा तो खतरा वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक जो कारण है ये भी एक खतरा का कारण बन सकता है। ठीक है। और ये जो खतरे हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि कोई आदमी जिसका मनोबल बहुत डाउन है, ये किस तरह के खतरे में आते हैं। तो मनोबल डाउन होना मतलब ये साइकोलॉजिकल है, तो साइकोलॉजिकल खतरे रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तकनीकी कारण, व्यक्तिगत कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक कारण को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें जो पूछा जा रहा है कि मनोबल किसी का बहुत लो हो गया है, खराब हो गया है, वो किस तरह के खतरों में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से करना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं खतरों के। ठीक है। एक कारण नहीं, अनगिनत, मतलब अनडिफाइंड कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं खतरा का। कोई बोलते हैं ना एक्सीडेंट, आप पढ़ लीजिएगा, दुर्घटना, कि दुर्घटना कह के नहीं आता है कि दुर्घटना होने वाला है, अनियंत्रित होता है। कभी भी आपके साथ दुर्घटनाएं घट सकती है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और योजना विहीन होता है। ये कोई योजना नहीं होता है कि दुर्घटना होगा, हम प्लानिंग के साथ दुर्घटनाएं कभी नहीं होती है। इसीलिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों को मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हूँ, जैसे रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम करने का मन नहीं है, काम में मन नहीं लगता है, तो कभी ना कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है। क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उत्सुकता इतना ज़्यादा है कि लग रहा है कि नहीं नहीं हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपको हम बोले कि एक मोबाइल आपको कल गिफ्ट मिलने वाला है एप्पल का, और आपको जाने के लिए स्टेशन जाना होगा, दुकान जो शॉप है मोबाइल वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा, मैंने पैसा पेमेंट कर दिया है। आप इतना उत्सुक हो गए कि बाइक से आप जा रहे हैं और बाइक को फुल स्पीड पर ले जा रहे हैं कि भाई मोबाइल लेना है, हमको मोबाइल लेना है, और कहीं एक्सीडेंट कर गए। तो ओवर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना भी दुर्घटनाएं का कारण बन सकता है। ठीक है। दूसरा, अनुशासन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आप इनडिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे पहले अगर वर्कशॉप में आप आते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसको चेक कर लीजिए, उसमें देख लीजिए कहीं फॉल्ट है कि नहीं है, आप देख लीजिए शॉर्ट सर्किट तो कहीं नहीं है, तब इसके बाद मशीन को स्टार्ट करना है। आप इनडिसिप्लिन है, आप आए स्विच ऑन कर दिए, पता चला कि रात में किसी ने कुछ काम करा था और वो डिस्टर्ब कर दिया था, पीछे सर्किट खराब हो गया था, और आप आए स्विच ऑन कर दिए, उससे क्या होगा, मशीनें जलेंगी, टूटेंगी, ब्लास्ट हो जाएगा, और आप
वहाँ पे मर भी सकते हैं। तो इनडिसिप्लिन है, जो मैनुअल है, जो सेफ्टी का प्रिकॉशन है, उसको पालन करते हुए काम करेंगे तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, आप खतरों से बच जाएंगे। लेकिन आप इनडिसिप्लिन काम की जगह तो आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। इसका नेक्स्ट है आत्मविश्वास की अधिकता, ओवर कॉन्फिडेंस। आप है इलेक्ट्रीशियन के और पता चला कि मैकेनिकल वाला काम आप करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस हम कर देंगे, किए नहीं है कभी, लेकिन लगता है कि नहीं मैं कर दूंगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपका। अगर जिस काम को आप कभी किए नहीं हैं और उसमें आप बोलिएगा हम कर देंगे, तो 100% गारंटी है कि वो काम अच्छा नहीं होने वाला है, और ये आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो दुर्घटनाएं वहाँ पे घटित होने वाली है। इसीलिए जिस चीज़ में आप प्रांगत है, जिस चीज़ को आपको नॉलेज बेटर है, उसी काम को करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आइए, खासकर कंपनियों में। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य की गलत विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क। रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क क्या होता है? मान लीजिए कहीं कोई बोल्ट लगा हो जहाँ पे स्क्रू को खोलना हो और आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो आप किसी मेटल से, किसी पतले तार से, चम्मच से, किसी चीज़ से खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है। जिस काम के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करना चाहिए उसी को प्रयोग करके उस काम को परफॉर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गलत काम के तरीके को अपना रहे हैं और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दम। दम मतलब बोस्टिंग। बोस्टिंग समझते हैं, दम समझते हैं? देखिए आप समझा रहे हैं, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में हम मिल गए, हम आपके पीछे बैठ गए और बाइक को आप जैसे तैसे चला रहे हैं। हम बोले कि हाईवे है, बाईपास है, बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रही है, आप थोड़ा सा स्लो चलो, इतनी स्पीड में चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बोले नहीं सर, हम तो बहुत दिनों से इस पर आते जाते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेली का यही काम है, बहुत आदत अच्छी है, हम हमेशा इसी तरह से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जाकर हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जो आपके चलाने का तरीका था वो गलत था, बहुत हाई स्पीड था, सही से चला नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने पीछे से बोला कि आप थोड़ा स्लो चलिए, और उस चीज़ को नहीं माने, आप अपने दम दिखाए कि नहीं हम ये कर लेंगे, करते हैं, डेली करते हैं। तो ये आपका दम है, आपके अंदर ये घमंड है, घमंड बोल सकते हैं, और इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो कोई अगर कोई बात को बोल रहा है, सीनियर है, तो थोड़ा सा बातों को मानना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कार्य का गलत योजना, रॉन्ग प्लानिंग ऑफ वर्क। कभी भी कोई भी काम कीजिए तो एक बेटर प्लानिंग होना चाहिए किसी भी काम के लिए, और वो काम तभी सफल होता है। आप गलत प्लानिंग करके कोई काम कीजिएगा तो सफल कभी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आपको मान लीजिए पटना से बनारस जाना है या पटना से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे योजना हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है। ये हो सकता है कि आप 1 महीने पहले टिकट कटा लेंगे ट्रेन का और आराम से टिकट लेकर सीट पे सोकर आराम से जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये होता है कि ठीक है दिल्ली जाना है, जिस दिन जाना होगा ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, कोई योजना नहीं है, योजना भी नहीं, विदाउट प्लानिंग आप चीज़ों को ले रहे हैं, और आप ट्रेन आया, आप चढ़ गए, सुपरफास्ट में चढ़ गए, आपको सीट नहीं मिला, विदाउट टिकट चढ़ गए, टीटी पकड़ेगा, जेल जाना होगा। तो इसलिए कोई भी काम को अगर प्लानिंग से कीजिएगा तो आप सफल होइएगा, नहीं तो उसमें आप फंस सकते हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है और आपके साथ बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ठीक है। अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारा जो वर्क होता है एक्सपीरियंस के लिए होता है, कि एक्सपीरियंस से तभी उस काम को कर पाएंगे आप। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाइएगा, क्योंकि काम करना होता है ना, उसके लिए कोई किताब नहीं बना है। किताब बस प्रोसेस के लिए बना कि ये प्रोसेस होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कोई किताब में चीज़ें है नहीं, वो करके ही देख सकते हैं। तो ड्रिल, मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करना है या वायरिंग करना है, जो भी आपको काम करना है जो प्रैक्टिकल हो तो ठीक है, बोल देगा ड्रिलिंग ऐसे की जाती है, लेकिन करके जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आपसे वो काम नहीं होगा। तो मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं और उस काम को परफॉर्म करने चले गए तो वहाँ पे खतरा हो सकता है। ठीक है। अज्ञानता, जानकारी का अभाव, थोड़ा मोड़ा जानकारी है, बहुत कम जानकारी है और आप उस काम को करने चले गए तो एक्सीडेंट हो ही सकता है। अपर्याप्त रख रखाव, कोई भी टूल्स हो, कोई भी चीज़ें हो जो उपयोग में लाई जाती है और उसको सही से रख रखाव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तभी तो ये ऑन है, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होगा तो ये बोर्ड बंद हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक यूपीएस लगाना होगा, और उस यूपीएस क्या करता है कि कभी पावर कट होता है तो अपना सप्लाई देना शुरू कर देता है, और जब यूपीएस लगाएंगे, जब पावर कट होगा
तो यूपीएस को सप्लाई देने के लिए इन्वर्टर लगाना होगा। मतलब इसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस और उचित रख रखाव करेंगे तब ये जाकर सही काम करेगा, नहीं तो बीच रास्ते में ये भी शट डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, मानवीय भूल, ह्यूमन एरर होता ही है, मानवीय भूल हो सकता है। कोई काम कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा चीज़ था जो आपको याद नहीं आया उस समय, उससे क्या हुआ, छूट गया, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बताया गया कि आप यहाँ जो काम कर रहे हैं यहाँ पे विकिरण के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, विकिरण परावैज्ञानिक किरणें बहुत आती है, आपको ना इस विंडोज को बंद करके काम करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आप घायल हो सकते हैं। अब काम करना आप स्टार्ट कर दिया और इस विंडोज को मतलब खिड़की को बंद करना भूल गए, जिससे विकिरण से प्रभावित हो गया आप, तो ये मानवीय भूल है, कुछ नहीं है, आपको याद नहीं आया कि उस खिड़की को बंद करना है। ठीक है, ये भी हो सकता है। जल्दीबाजी, खासकर जो आजकल का स्टूडेंट यंग लोग हैं, लड़की हो या लड़का हो, फोन आ गया, अब बुला लिया कि चले उस पार्क में मिलना, उस पार्क में आना है, और पार्क के चक्कर में इतने जल्दीबाजी में काम को निपटाना शुरू किए कि जल्दीबाजी में दुर्घटना आपसे हो गई। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक आदमी का एफिशिएंसी होता है कि वो आप इतना ही कर सकते हैं, एफिशिएंसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और आप क्रॉस करने का प्रयास किए, किसके लिए, पार्क में जाने के लिए, तो आपकी यहाँ पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, सफाई व्यवस्था का सही नहीं होना, आप वर्कशॉप में काम करें, बहुत सारे फर्श पे ऑयल गिरा हुआ है, एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, वर्कशॉप में मशीन लगा हुआ, लेथ मशीन के पास बहुत सारे ऑयल्स हैं, और अब आप गए और फिसल गए, तो अगर साफ सफाई अच्छा तो आप फिसलते नहीं, काम अच्छा से होता। मशीन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत आ जा रहा है, उसमें हम ग्रीसिंग वगैरह या साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी दुर्घटनाएं के कारण हो सकता है। ठीक है, गलत पोशाक, हर काम करने के लिए एक पोशाक डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे कंपनियों में जो वर्कर्स काम करते हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं, वो एक पार्टिकुलर कलर का एक पोशाक पहनते हैं, एप्रॉन पहनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीई, जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर वो आप नहीं पहनकर काम कर रहे हैं और कोई चीज़ें, मेटल का टुकड़ा ही आप पे आकर टकराया और आप उस तरह के पोशाक वहाँ नहीं पहने तो आप घायल हो जाइएगा, ये भी एक खतरा हो सकता है। मशीनों की स्थिति, मशीन का जो इंस्टॉलमेंट है सही जगह पर नहीं है, सही स्थिति में नहीं है, उससे भी दुर्घटनाएं हो जाएगी। मान लीजिए मशीन का एक बेस इतना ऊंचा है कि एक 4 फीट का बंदा उस पर काम करता है तो ऐसे करके करना पड़ता है, तो किसी दिन ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मशीन की स्थिति ऐसा रखना चाहिए कि वहाँ पे लंबाई से कोई इफेक्ट न पड़े। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मशीनों की स्थिति से बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। गलत स्पेस नहीं रहेगा तो जो वहाँ पे जॉब फिट करेंगे उसके लिए स्पेस नहीं रहेगा, तो आप किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा उपायों को न अपनाना, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उस चीज़ के लिए, उसको अगर आप नहीं अपना रहे उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती है। जैसे आप कार चला रहे हैं और कहा जाके सीट बेल्ट लगा कर रखिए, और सीट बेल्ट आप नहीं लगाएं, आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया तो आप भी मरिएगा। मतलब जो सुरक्षा उपाय है उसको हमेशा पालन करना चाहिए। बाइक पर चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है इसमें इतने कारणों के बारे में जानकारी दिया गया है जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आप राइट डाउन कर। तो चलिए आइए समझते हैं फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा, और आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर का ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी मजा आएगा, सारे एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आप जितने भी पॉइंट्स हैं ना इसको आप आराम से नोट डाउन कीजिएगा, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, और ये इसकी सामग्री है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस तरह का फर्स्ट एड बॉक्स होता है और यहाँ पर प्लस का साइन बना होता है। ये जो साइन बना हुआ है ये अभी सही नहीं बना हुआ है, इसके साइन के बारे में मैंने पढ़ाया है, सेफ्टी साइन के बारे में आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा ओरिजिनल में होता कैसे है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो फर्स्ट एड होता है तो किसी दुर्घटनाग्रस्त इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने या डॉक्टर के आने से पहले जो हम चिकित्सा देते हैं, जो उसको चिकित्सीय सुविधा देते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, इससे रोगी की जान बचाई जा सकती है, गारंटी नहीं कि बच जाएगा लेकिन बचाने का प्रयास किया जा सकता है और संभवतः रोगी का जान बच भी जाता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि दुर्घटनाएं का लेवल क्या है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक चिकित्सा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है,
आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा जो हम लोगों को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य प्राथमिक चिकित्सा और बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा। तो ये जो ऊपर वाला दो है ये जो ह्यूमन्स होते हैं उनके लिए होता है, और ये जो नीचे वाला है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो हमारा जो सिलेबस है इस पे डिपेंड है, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा। क्योंकि कंपनियों में कहीं भी हम लोग काम करते हैं, अचानक से जो दुर्घटनाएं होती है उस समय तत्काल उसको हम लोग को एक हेल्प का जरूरत पड़ता है, उस जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत सहायता की जरूरत पड़ती है। मतलब आपातकालीन जो सहायता हम लोग देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। और सामान्य प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, जो घरों पे नॉर्मली आपका पैर कट गया, हाथ कट गए या छोटा मोटा कुछ कील चुभ गया, इसके लिए जो हम लोग घरों में जो उपाय लगाते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा होता है, मतलब सामान्य प्राथमिक चिकित्सा होता है, ठीक है। और बच्चों के साथ देने वाला प्राथमिक चिकित्सा उसको हम लोग बोलते हैं बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो लंग्स होता है ना वो एयर नहीं, मतलब उसकी ना श्वसन क्रिया शुरू नहीं होती है, क्योंकि वो माँ से कनेक्ट होता है ना। तो बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक फूंक मारा जाता है। तो जब बच्चे का पहले, अब तो अस्पतालों में बच्चे पैदा होते हैं, पहले घरों में होते थे, और घरों में जो माएँ होती थी, जो डिलीवरी के समय में वहाँ जो औरतें होती थी, वो ना अपने मुंह से फूंक मार कर बच्चों को ना जो लंग्स होता है, हृदय है ना, फेफड़े, उसको रनिंग करती, चालू करती थी। तो एक क्या है, बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा तो है। इसके अलावा बच्चों को देख रेख करना, छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम आता है उनको उसके तरीके से ट्रीट करना भी क्या होता है, बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझेंगे। उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का रक्षा करना। सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि अगर कोई घायल व्यक्ति है उसका जीवन किसी तरह से बच जाए, यही मेन उद्देश्य होता है, और इसलिए ही दिया जाता है। उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी मरीज है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम पूरी तरह से इलाज तो नहीं कर सकते हैं, ये कंफर्म है, उसका इलाज हॉस्पिटल में ही होगा, लेकिन उसके जीवन को बचा सकते हैं, कुछ देर तक उसको जिंदा रख सकते हैं। कब तक, जब तक डॉक्टर ना आ जाए या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक उसको हम जिंदा रखने का प्रयास करते हैं कि उसका जीवन बच जाए। तो मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। उससे डॉक्टर के आने से पहले पूर्व हर तरह के मदद करने का हम लोग कोशिश करते हैं कि जिससे वो जिंदा रह सके, ठीक है। उसके दुर्घटनाग्रस्त अंग को और अधिक नुकसान न पहुंचे, यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए जो इंसान है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो और उसको दुर्घटना न हो, कम से कम उतना प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है बाइक पे है और वो गिर गया, दब गया, और दब गया तो अगर दबे रहेगा तो मृत्यु हो सकती है। तो तुरंत उस बाइक को हटाएंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे, तो क्या होगा कि जितना देर तो नुकसान हुआ, खतरा उसके ऊपर हो गया, वो हो गया, लेकिन आगे और खतरा ना बढ़े उसके लिए क्या है कि वहाँ से उसको हटाएंगे, प्राथमिक जो भी सहायता देना वो देंगे, उससे उसका जो अंग है, जो उसका बॉडी है, बच जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका जीवन भी बच सकता है, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग फर्स्ट एड डे मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट एड डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, हर साल सेकेंड सैटरडे सितंबर महीने के जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन हम लोग फर्स्ट एड डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, हर साल सितंबर महीने का दूसरा शनिवार को हम लोग फर्स्ट एड डे मनाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। इसके पीछे की कहानी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, और उसका ये सिंबल इस तरह से है, ठीक है। फर्स्ट एड डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की हम लोग कहानी जानते हैं। एक व्यापारी था, यूरोप का था, उसका नाम था हेनरी ड्यूनेट, और हेनरी ड्यूनेट था, इसने 24 जून, दिन कौन सा था, 24 जून था, और सन था 1859 24 जून को ये एक सेल्फिरिनो की लड़ाई देखा था। इस लड़ाई के दौरान ये लोगों को मरते हुए देखकर, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग ना घायल हो गए थे, किसी का अंग कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी को गोली लगी है, तड़प रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रहा है। इनको देखकर ये बहुत दुखी हुआ, सोचा कि ठीक है लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, लेकिन जो लोग घायल हो गए हैं इनको तो कम से कम उपचार करना चाहिए, इतने जो पीड़ा हो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, ये सही नहीं है। और ये जो व्यापारी था हेनरी ड्यूनेट, ये कहाँ का था, जिनेवा का था।
तो इसने मन में बनाया कि नहीं, हम इसके लिए काम करेंगे, हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दे सके। और अपने थॉट को, मतलब अपने जो सोचा उसके लिए उसने 1863 में 59 में ये देखा था, और 1863 में इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा, ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। जो सोल्फेरिनो को लड़ाई हुई थी उसी के ऊपर इन्होंने अपना एक किताब लिखा, ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। और इस किताब में ये जिक्र किया था कि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना चाहिए, सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि लोग जिस तरह से तड़पते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं, शायद वो बच सकते हैं। और इसका जो कंसेप्ट था इससे प्रेरित हो गया। कौन प्रेरित हुआ? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड सीक्रेट सोसाइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं IFRC। ये जो संगठन के जो प्रमुख थे, ये किताब को जब पढ़े तो इनको लगा कि नहीं, बात तो सही है। और आज रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व में इसका अस्पताल और सब चीज़ अवेलेबल है। रेड क्रॉस सुनते हो, रेड क्रॉस का अस्पताल होता है वहाँ पे। और इसके तहत इन लोगों ने वर्ष 2000 में फर्स्ट एड दिवस का मनाने का ये लोग ने फैसला लिया। और इस तरह हर सितंबर के दूसरे शनिवार को फर्स्ट एड दिवस मनाया जाता है। तो ये कहानी था जो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ पर लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके सिलेबस का बाहर का चीज़ है। अब प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, जो भी अगर प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है, जो प्राथमिक चिकित्सक बनना चाह रहा है, उसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना भी चाहिए। किस तरह ज्ञान होना चाहिए? तो पहला पट्टी बांधने का ज्ञान होना चाहिए कि पट्टी कैसे बांधा जाता है। खपची लगाने का ज्ञान होना चाहिए। खपची समझते ना, जो मान लीजिए हड्डी ब्रेक कर जाता है तो वो एक सहारा देकर बांस के या किसी भी ऐसा मेटल्स वगैरह सहारा देकर बैंडेज किया जाता है, तो खपची लगाना उसको बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम श्वसन की सांस, किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो कैसे हम कृत्रिम श्वास उसको देंगे, इसका ज्ञान होना चाहिए। मालिश करने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पे उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किसी सामान का अगर ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए किसी सामान का ज़रूरत है और वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह पे दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पट्टी बांधने का सामान नहीं है, ठीक है, और पट्टी बांधने का सामान नहीं है, खून बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है, तो अब पट्टी नहीं है तो क्या खून निकलते छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। उसके जगह पे हम अल्टरनेट व्यवस्था क्या कर सकते हैं, इसका भी उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि कोई सामान की कमी हो उसको पूरा कैसे कर सके, ठीक है। इसके अलावा अन्य जानकारी, जैसे व्यक्ति को पानी में तैरने आना चाहिए। मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है, उसको हम तैर कर निकाल सकते हैं। आग बुझाने का ज्ञान होना चाहिए कि आग को कैसे बुझाते हैं। मोटर गाड़ी को चलाना आना चाहिए, कभी जरूरत पड़ेगा कि नहीं आपको ड्राइव करके जाना पड़े या मरीज को खुद ड्राइव करके ले जाना पड़े, तो मोटर गाड़ी चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये छोटा मोटा जानकारी आपको आना चाहिए, तब आप एक प्राथमिक चिकित्सक बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा जो होता है उसमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ABC। ABC क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले इस लाइन को समझ लीजिए। किसी भी प्राथमिक चिकित्सा को घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले आपातकालीन समय में ABC का ध्यान रखना चाहिए। ABC मतलब A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग और C मतलब सर्कुलेशन। अब ये ABC क्या होता है आइए समझते हैं। ABC मतलब A मतलब एयरवे मतलब वायु प्रवाह, ठीक है, B मतलब ब्रीदिंग श्वसन, C मतलब सर्कुलेशन रक्त संचरण। सबसे पहले हम समझेंगे एयरवे वायु प्रवाह। आइए समझते हैं हम पहला पॉइंट। ए से क्या होता है वायु प्रवाह, ए एयरवे मतलब वायु प्रवाह, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति घायल होता है, बेहोश हो जाता है, तो उसकी जीभ होता है ना पीछे की तरफ चला जाता है, मुड़ जाता है। मान लीजिए उस समय क्या होता है कि जो गला होता है बंद हो जाता है, सांस से अंदर जाना रुक जाती है, या हो सकता है व्यक्ति कुछ खाया हो तो उससे भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि श्वसन नली की जांच करना चाहिए। सबसे पहले उसके श्वसन नली की जांच करें। जांच करने का तरीका ये है कि उसके गर्दन को पीछे कीजिए, इस तरह से पीछे कीजिए, और ये जो सामने ठोड़ जो होता है ना उसको नीचे खींचिए, ठीक है। उसको जीभ को देखिए कि जीभ कैसा है, ठीक है, और जीभ को खींच के बाहर निकालिए। जीभ को कहते हैं खींच के बाहर निकालिए। बाहर निकालेंगे तो ये जो थ्रोट होता है ना ये खुल जाता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एयरवे चेक करते हैं, वायु प्रवाह को हम लोग चेक करते हैं कि उसके जो जीभ है
उसके मुड़ने से या कुछ चीज़ फंसने से सांस तो नहीं बंद हो गया है, कि कुछ भी आप उसको देने का प्रयास कर रहे हैं और सांस बंद है, इसका मतलब ये कि वो मर जाएगा। सबसे पहले उसको सांस को चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीदिंग, श्वसन। और श्वसन को चेक करना होगा तो बी से क्या होता है, ब्रीदिंग, जिसका मतलब है श्वसन, अर्थात दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सांसों पर नजर रखनी चाहिए। सांस धड़कन, सांस चलना मतलब धड़कन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेफड़े जो पंपिंग कर रहा है अच्छा से कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो बड़ा खतरा, मतलब आदमी मर सकता है बहुत जल्दी। तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कान को ले जाकर उसके मुंह नाक के पास सुनने का प्रयास कीजिए, महसूस कीजिए कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है, मतलब मुंह से मुंह हवा देने का प्रयास कीजिए, मुंह से उसको मुंह में फूंक मारिए। क्यों मारिए, क्योंकि जो आप एयर लेते हैं उसमें 18% आप ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें 14% ऑक्सीजन रहता है, मतलब 3% ही हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग, 4% ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो 14% ऑक्सीजन है आपके मुंह में, तो आप फूंक मारिएगा तो इसका ब्रीदिंग हो सकता है शुरू हो जाए, अगर सांस नहीं ले रहा है तो, ठीक है। घायल व्यक्ति को क्या करना है, पीठ के बल लेटा दीजिए, मतलब पीठ के बल क्या, पीठ पीछे होना चाहिए, मुंह ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लिटा दीजिए और उसके मुंह खोलकर अपने मुंह से हवा भरिए, उसके मुंह खोलकर अपने मुंह से हवा देने का प्रयास कीजिए। और वहाँ पे ये मत समझिए कि लड़की है कि लड़का है, क्या है, जीवन बचाना वहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। लड़का हो लड़की हो किसी कोई भी हो, आप मुंह से मुंह हवा देने का प्रयास, उसको जीवन को बचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, रक्त संचरण। रक्त संचरण क्या होता है, सी से क्या बनता है, सर्कुलेशन, अर्थात रक्त संचरण। दुर्घटना के फलस्वरूप यदि घायल व्यक्ति की नाड़ी ठीक से नहीं चल रही है तो सीपीआर का प्रयोग करें। अगर खून बह रहा है तो खून बंद करने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए कहीं ब्लडिंग हो रही है तो ब्लडिंग रोक दीजिए, उसके लिए बैंडेज कीजिए, रुमाल से बांधिए, किसी तरह खून का रोकने का प्रयास कीजिए। अगर उसका नाड़ी, ये नाड़ी होता है, नहीं चल रहा होता है तो देखिए उसको क्या सीपीआर दिए। सीपीआर कहते हैं ऐसे अपने हाथों से उसको छाती को पुश करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ाए हैं, सेफ्टी का मेरा चैप्टर देख लीजिए, उसमें पढ़ाएं कैसे पुश किया जाता है। इस तरह से पुश किया जाता है और पुश करने से क्या होता है, उसका जो लंग्स होता है, जो फेफड़े होते हैं वो दबता है। दबता था क्या होता है, हवा अंदर की हवा बाहर निकलती है और आप छोड़ते हैं तो पुश से ऊपर पुल होता है, मतलब ऊपर की जब छाती बढ़ती है तो उस पर से बल हटाएंगे, दाबे हुए जब बल हटाएंगे तो छाती एक्सपांड करेगा, फैलेगा, उससे फेफड़ा खुलता है, खुलता था जो बाहर क्या हो वो अंदर की तरफ खींचता है, इससे ना उसकी श्वसन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो सीपीआर मेथड का प्रयोग करना चाहिए। अब व्यक्ति की नाड़ी को कैसे जांच करते हैं, तो देखिए कान के पीछे ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे आर्टरी जो नसें होती है ना ये रहती है, इस यहाँ पे आपको आर्टरी पता चल जाएगा कि जो धड़कन का पता चलेगा कि ये 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने बार ये धड़क रहा है। तो 5-6 सेकंड से आप रखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको महसूस होगा कि धड़कने जैसा, तो उससे आप जांच कर सकते हैं कि इसकी पल्स सही या नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कान के पीछे वाले भाग में यहाँ पे आर्टरी जो होता है और इस आर्टरी से आप पता कर सकते हैं कि ये इसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 5 से 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो तुरंत आप सीपीआर दीजिए और माउथ टू माउथ एयर देने का प्रयास कीजिए। दोनों काम करना होगा, एक तो मुंह से सांस दीजिए, दूसरा ये दाबने का प्रयास कीजिए, मतलब सीपीआर दीजिए। दोनों काम एक साथ आपको करना होगा, तब जाकर ये रक्त संचरण शुरू हो सकता है। ये काफ़ी सीरियस केस होता है। अगर किसी का जो रक्त संचरण वो बंद हो गया है, धड़कनें नहीं चल रही है, पल्स काफ़ी गिर चुका है, तो फिर उसको बचाना काफ़ी स्ट्रगल वाला काम है। सीपीआर मतलब 1 मिनट में आपको 10 से 12 बार देना पड़ता है। 10 से 12 बार एक मिनट आपको पुश करना होगा उसको छाती को, तब जाकर ये हो सकता है चालू हो जाए। सीरियस कंडीशन होती है, इसमें रोगी को बचने की चांसेस बेहद कम होती है। और जो प्राथमिक चिकित्सा इसका अगर भरपूर ज्ञान होगा तभी वो सीपीआर दे सकता है। सीपीआर देने का बहुत तरीका स्ट्रांग होना चाहिए, सबको नहीं आता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 चीज़ों को ध्यान देकर हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं। और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये प्राथमिक चिकित्सा में सिखाया जाता है और ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए। जो फर्स्ट एड बॉक्स है उस बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। बहुत चीज़ें लिखने को तो बहुत चीज़ें उसमें रख सकते हैं, लेकिन एक स्पेस की अभाव होता है, तो उस स्पेस में क्या क्या रख सकते हैं, जो प्रमुख चीज़ें वो बता देते हैं। अगर जगह बचता है तो और भी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे
यहाँ पे देखेंगे छोटा, मध्यम और बड़ी ड्रेसिंग, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रेसिंग क्या होता है? जो जालीदार कपड़े जैसा था, बिल्कुल जालीदार होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, देख सकते हैं इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा तो आपको पता चल गया होगा, जिसको हम लोग लपेटते हैं और उसको बांध देते हैं। और ये छोटा, बड़ा और बड़ा ये आता है, इसकी पैकेट होती है और डिपेंड करता है कि कहाँ पे बैंडेज करना है, ठीक है। चिपकने वाली पट्टी मतलब एडहेसिव बैंडेज ये वाला होता है। आप देखे होंगे उंगलियों में खून वगैरह ब्लडिंग होता है तो ये लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और उस पर एक अलग से ऊपर चिपका जो रहता है ऊपर वाला भाग को उखाड़ देते हैं और इस पर आपको चिपका देते हैं। तो छोटा मोटा जगह पर अगर कट है उसको रोकने के लिए, वहाँ पे बैंडेज करने के लिए इसका प्रयोग लोग करते हैं। एडहेसिव चिपकने वाला, चिपक जाता है, ठीक है। गैर चिपकने वाला ड्रेसिंग ये वाला है। आप देखिए यहाँ पे जो ये है ना लगाया है, ये पैड जैसा है, इसको रख के ऊपर से टेप मार दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग, ठीक है। सुरक्षा टेप, ये वाला सुरक्षा टेप होता है। तो ये इसका कलर से अनेक तरह के काम का पता चलता है। जैसे अगर यहाँ ये वाला कलर में अगर किसी को घेराबंदी किया गया है, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देखे होंगे जहाँ पे खुदाई वगैरह चलती रहती है, वहाँ पे इस ब्लैक और पीले कलर का ये सुरक्षा टेप लगाया रहता है, ठीक है। चिपकने वाला टेप का मतलब ये है कि ये वाला एडहेसिव टेप जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, इस तरह का बैंडेज को रखकर उस पर चिपका देता है, ये टेप मार देता है आपका, जिससे ये बैंडेज हिल डोल ना करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है हाइपो एलर्जिक टेप, मतलब ये हाइपो एलर्जिक, वहाँ पे ऐसा कोई केमिकल्स का प्रयोग करना है तो इस टेप के जरिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका होता है गज स्वेप्स, धुंध स्वाब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये वाला, ये देखिए जैसे आप लोग जो बैंडेज वगैरह होता है ना उसके ऊपर इसको रख के बैंडेज किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गज स्वाब, धुंध स्वाब, ठीक है। ये देख लीजिए ये वाला होता है। इसके अलावा होता है एस पट्टियाँ, एक बैंडेज कौन सा, ये वाला देखिए। ये क्या होता है, जैसे आपका घुटना उठना अगर कोई नहीं होता है, अचानक से मोच आ गया, तो मोच आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इससे ये गर्म पट्टी भी इसको बोलते हैं, इसको टाइट करके बैंडेज कर देता है और इस पिन होता है लोहे का, स्टील का, इसको लॉक कर देता है। नहाते समय इसको खोल देते हैं, नहाकर फिर इसको ऐसे मोड़ के बांध देता है और इससे लॉक कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक बैंडेज। संपीड़न पट्टी, कंप्रेशन बैंडेज, ये क्या होता है, कंप्रेशन बैंडेज। तो आपको कंप्रेशन बैंडेज ये हो गया, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके देखिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ, तो इसका देखिए जो ये मांसपेशिया है दबा हुआ है, ये बहुत स्ट्रांगली कंप्रेस करके आपको जकड़ लेता है। तो जो भी भाग में मोच आया हो, कुछ भी टेढ़ा उड़ा हो गया हो, तो उसको एकदम सीधा रखता है और काफ़ी कंप्रेस करके रखता है। इस तरह का बैंडेज भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। ट्यूबुलर पट्टी ये होता है, देखे होंगे खिलाड़ी लोग पहन लेता है, पहन के अंदर इसमें ना ये देखिए गोल है, मुंह यहाँ खाली है, इसको अंदर पहन लेगा और यहाँ तक चढ़ा लेगा, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा लेता है। उससे कहता ना इसको ना थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अगर हल्का फुल्का सा कोई दर्द महसूस हो रहा है तो आप इस बैंडेज का प्रयोग करके इसको एक सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। उपयोग करके फेंकने योग्य दस्ताने, डिस्पोजल ग्लव्स क्या होता है कि डॉक्टर देखिए देखते होंगे काम करते समय मरीज को ऑपरेशन या उसको छूते समय ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, और उस ग्लव्स जब मरीज चला जाता है उस ग्लव्स को फेंक भी देते हैं। मतलब एक मरीज के लिए एक ही ग्लव्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संक्रमण बढ़ जाएगा ना दूसरे मरीज को उससे छुएंगे तो, इसीलिए डिस्पोजल ग्लव्स आते हैं। एक बार पहनिए, यूज कीजिए और उसको डिस्पैच कर दीजिए, ठीक है। ब्लंट एंडेड सीजर्स, कैंची होता है ब्लंट, इसमें ना एज नहीं होता है, इससे ना कुछ काट नहीं सकते हैं, ये सपोर्ट के लिए होता है। जैसे घावों पर मलहम पट्टी करना हो, उसको साफ करना हो, रुई से पकड़ के साफ करना हो, तो इस कैंची के द्वारा वो लोग रुई को पकड़ते हैं, ऐसे साफ करते हैं। इसका एज जो ना ब्लंट होता है, मतलब मुड़ इसमें धारेदार नहीं होता है, इससे किसी चीज़ को काट नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो स्वच्छ रुई चाहिए। स्वच्छ रुई किस लिए चाहिए भाई, घाव आदि को साफ करने के लिए तथा दवाइयों को लगाने के लिए। पिन चाहिए, पिन लगाकर हम पट्टी को रोक सकते हैं, जो पट्टी हम लोग लगाते हैं उसमें पिन लगा देंगे तो पट्टी रुक जाएगा। कैंची चाहिए, जो आपको हम बता चुके हैं। दिया सलाई चाहिए, स्पिरिट लैंप चाहिए, कुछ यंत्र को गर्म करने के लिए कोई ऐसा चीज़ है जिसको गर्म करके हम वहाँ पर काम करेंगे तो उसके लिए स्पिरिट लैंप चाहिए। चम्मच और गिलास चाहिए, क्यों चाहिए, रोगी को दवा और दूध पिलाने के लिए। खपचिया चाहिए, क्यों, मान लीजिए किसी का हड्डी टूट गया हो या सीधा नहीं हो रहा तो उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है।
चिमटी चाहिए, कांटा अगर चुभा हो उसको निकालने के लिए, गर्म पानी की बोतल चाहिए सेकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बीटाडीन। बीटाडीन क्या होता है, ये कटा उटा जगह पर लगाकर पट्टी की जाती है, मलहम पट्टी की जाती है। तो बीटाडीन से दर्द वगैरह हो रहा हो तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बीटाडीन भी उसमें चाहिए। और कुछ मेडिसिन वगैरह भी उस जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें रखा जाता है, जैसे दर्द की दवा हो, खून बह रहा है उसको रोकने के लिए भी दवा दी जाती है, इत्यादि दवा आप रख सकते हैं। मतलब उसमें जगह स्पेस कितना है उसके अनुसार आप उसमें चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में इतनी सारी चीज़ों को रखा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स का कोई एक मैनुअल नहीं है, इसमें यही रहेगा। आप खतरे के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस है, ऑफिस में हमारा स्टाफ काम कर रहा है और यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है, ऐसा तो कट उट का तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि मशीनरी वगैरह है नहीं। बेहोश हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकती है, उस तरह के चीज़ें वहाँ पे रखना होगा। मतलब जो खतरा है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट एड बॉक्स में आप चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ये रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट एड खत्म हो चुका है और आप आई होप कि आप समझे होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से समझा सकूं, ठीक है। आई होप कि आप बहुत अच्छा नोट्स बनाए होंगे और हमारे लेक्चर को समझ रहे होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। आप हमारे कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप IITI किए हैं और सरकारी नौकरी का उम्मीद रखते हैं कि सरकारी नौकरी करना चाहिए, तो भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है ईजी वे। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 4 महीने में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, मैं बदल दूंगा। तो 4 महीने के लिए आप ईजी वे कोचिंग आइए, हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ रहिए, ऑनलाइन छोड़िए, ऑफलाइन आइए। जब तक आप गुरुकुल में आएंगे नहीं, ज्ञान नहीं मिलता है। तो गुरुकुल को ज्वाइन कीजिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। तो जल्दी से हमारे गुरुकुल पहुंचिए और एक सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है, हम और आप मिलकर सरकारी नौकरी ले सकते हैं और इस नौकरी से आपका जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। आपका घर ही नहीं, घर का तस्वीर बदलेगा, आप बदलेंगे और एक समाज में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।